हाय हेलो, कैसे हो? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आपका दोस्त जीडी फिर से एक नया टॉपिक के साथ एक नया सेशन लेकर आया हूं। अपना टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस सेशन में अपन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक आपका टॉपिक है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस बार बार बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो अपन का टॉपिक होगा क्वांटम नंबर, वहां उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीके से। तो अपना टॉपिक है परमाणु संरचना। अब देखो एटम क्या होता है, एटम किसे बोलेंगे अपन? एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अपन की बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है, क्योंकि सेल से टिश्यू, उत्तक बनते हैं, और उत्तक से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से अपन की बॉडी बनती है। वैसे किसी मैटर का भी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें क्या होती है? एटम होते हैं। एटम से एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, और कंपाउंड से क्या बन जाता है? मैटर बन जाते हैं। तो एटम किसे बोलेंगे? एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। पदार्थ की, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ये हो गया आपके एटम। क्या होता है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। पदार्थ की सबसे छोटी क्या होती है? इकाई होती है, परमाणु। तो आगे देखो, अब देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं? किससे परमाणु बना हुआ होता है? तो इनमें तीन मूल कण होते हैं। कितने होते हैं? तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा होता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को अपन E माइनस, प्रोटॉन कैसे P पॉजिटिव से शो करते हैं। और थर्ड, तीसरा कौन सा बेटा? न्यूट्रॉन, इसको N0 से। ये होते तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, तीन मूल कण होते हैं किसके? परमाणु के। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखो, डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? वही बात, चार्ज की बात आई तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.67 इंटू 10 की पावर 19 कूलोम होता है। क्या होता है चार्ज? -1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलोम होता है। अब इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, किसकी बात करें बेटा? इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? वो होता है 9.109 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इसको E माइनस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज क्या होता है? -1.67 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। और मास की बात करें तो इसका होता है 9.109 इंटू 10 की पावर -31 केजी। आगे देखो, अब बात आई प्रोटॉन की। किसकी बात आई? प्रोटॉन की। इसको P पॉजिटिव से क्या करते बेटा? शो करता है। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने। दोनों ने। किसने? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। इन दोनों ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की। तो सर आपने तो यहाँ हमें डाउट में डाल दे के एग्जाम में हम गोल्डस्टीन को सही करेंगे या फिर रदरफोर्ड को। देखो, यदि ऑप्शन में गोल्डस्टीन हो, 4 ऑप्शन आएंगे उसमें, तो गोल्डस्टीन को राइट करना है। यदि ऑप्शन में दोनों हो तो आपको प्रायोरिटी पहले किसका देना है? गोल्डस्टीन को। और यदि ऑप्शन में ऐसा हो, ए आपको गोल्डस्टीन दे रखे है, बी ऑप्शन आपको रदरफोर्ड दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो आपको सी ऑप्शन राइट करना है। समझ में आ गया ना? तो प्रायोरिटी आपको गोल्डस्टीन को देनी है। यदि ऐसा ऑप्शन आ जाए कि दोनों भी है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तो आप दोनों वाला राइट करना। ठीक है,
अब आता है चार्ज की बात। तो चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव 1.67 इंटू 10 की पावर 19 कूलम होता है। अब मास की बात है, तो मास इसका कितना होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये होता है इसका किसका, प्रोटॉन का मास होता है। अब बात आई बारी देखो आगे न्यूट्रॉन की। किसकी बात आई, न्यूट्रॉन की। इसको n0 से ऐसे शो करता है। अब इसकी खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने खोज की थी। अब न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज कितना होता है बेटा, जीरो होता है। चार्ज कितना होता है इस पर, जीरो होता है। और इसकी मास की बात करें तो इसका मास कितना होता है 1.674 इंटू 10 की पावर 27 kg। ये होता है इसका किसका, न्यूट्रॉन का मास होता है। अब देखो, अब इनकी पोजीशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां होता है, प्रोटॉन कहां होता है, न्यूट्रॉन कहां होता है, तो उसको आप देखो एक बार। अब देखो एटम को ऐसे इसकी शेप मानते हैं स्फेरिकल। कैसे मानते हैं, ऐसे स्फेरिकल मानते हैं। इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। और सेंटर में एक पार्ट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक। इसे अपन बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के जो चारों ओर स्पेस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल, यानी कि कोश। अब देखो नाभिक के अंदर कौन होता है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और कोश के अंदर कौन होता है, कोश के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पोजीशन पता चल गया होगा, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, कोश में होता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन दोनों को एक साथ में क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, न्यूक्लियन। दोनों को एक साथ में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। अब आगे बात आई रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था, एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसे क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, या फिर एक दूसरा नाम है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल यानी श्रवण पन्नी, एक फॉइल यानी पन्नी, और एक श्रवण, गोल्ड का मतलब आपको सोने की पन्नी, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया होगा आपको हिंदी के रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसका दूसरा नाम है। और एक इसका नाम और भी है, इसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल्स का क्या होते हैं, बम्बार्ड होती है, बौछार करवाते हैं अपन अल्फा पार्टिकल, इसलिए इसका नाम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट भी या मॉडल्स भी बोलते हैं। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अब अपन यहां रदरफोर्ड मॉडल के जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। तो देखो एक एक चीज का मैं जवाब दूंगा। तो उसने सबसे पहले क्या किया था, उसने एक ऐसे लेड का बॉक्स लिया था। क्या लिया था बेटा, लेड का बॉक्स लिया। इसको बोलते हैं अपन पीबी बॉक्स। इसके क्या बोल देंगे, पीबी बॉक्स। और इसके अंदर उसने एक गन सेट की। क्या की थी, ऐसे गन। इसे बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोट्रॉन। ये क्या करता है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल कैसे बौछार करवाएंगे। तो जो स्पीड होगी थी वो कितनी होगी, 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होगी, 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में मतलब उसकी स्पीड होगी 16,000, यानी कि एक सेकेंड में वो 16,000 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। बहुत ही खतरनाक स्पीड थी अल्फा पार्टिकल्स की। अब देखो फिर उसने आगे क्या किया, एक ऐसे लेड की स्लिट लगी। आगे क्या लगी वैसे, उसने लेड की यहां पर एक स्लिट लगाई थी। मैं देखो एक आपको समझाने के लिए इजी तरीके का मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं। चाहता तो मैं डायरेक्ट बुक से ही फोटो को यहां कॉपी करवा देता था, लेकिन बुक में क्या है शॉर्टकट में समझाया गया। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं
एक अच्छे से आपको बेसिक डायग्राम से समझा रहा हूं, ठीक है, तो आप समझना, बहुत ही मजेदार है। फिर उसने आगे ली थी ऐसी गोल्ड की फॉइल, क्या ली थी ये, गोल्ड की फॉइल, ये भी थी, ये थी पीबी स्लिट, और ये है गोल्ड फॉइल, ये क्या है, गोल्ड फॉइल। फिर आगे उसने क्या लगा दी बेटा, स्क्रीन लगा दी, क्या लगा दी, स्क्रीन। फिर उसने आगे स्क्रीन लगा दी और इस पर एक मटेरियल लगा दिया, कौन सा, जिंक सल्फाइड का, इसे बोलते हैं फ्लूरोसेंट मटेरियल, इसे क्या बोलते हैं, फ्लूरोसेंट। अब क्या कराया उसने, अल्फा पार्टिकल्स का यहां से बौछार करवाया। अल्फा पार्टिकल्स कौन से एटम होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो अल्फा पार्टिकल को रिलीज करते हैं, रेडियो एक्टिव। उसने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियम और पोलेडियम को, ठीक है। फिर उसने क्या करवाया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स का क्या करवाया, बमबारी करवाई। तो यहां से देखो अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे स्टार्ट हुए, यहां से ऐसे अल्फा पार्टिकल स्टार्ट हुए, और ये गोल्ड की फॉइल थी, ये क्या थी, गोल्ड की फॉइल थी। तो इसमें सोने के एटम थे ऐसे, ये क्या थे, सोने के एटम थे इतने, इसको ये यहां सोने का एटम, देखो मैं सोना बना रहा हूं आज, यहां तो पहनने के लिए सोना नहीं है, और रदरफोर्ड ने सोने की एक्सपेरिमेंट किया, सोने की गोल्ड की फॉइल लेकर, देखो भाई, ये मैंने ले लिया था, गोल्ड की फॉइल ले ली थी, ठीक है। अब देखो यहां से अल्फा पार्टिकल्स ही आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या आ रहे हैं बेटा, अल्फा कण आ रहे हैं, और अल्फा कण इस गोल्ड के एटम से यहां पर आए, फिर यहां से क्या डिफ्लेक्शन हो गया, यहां से क्या हो गया, जो ये रे आ रही है अल्फा पार्टिकल्स, ये रे यहां से आते ही ये क्या डिफ्लेक्शन हो गया, कैसे कैसे डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे पीछे की तरफ चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे चले गए, समझ रहे हो ना। वापस बना रहा हूं थोड़ा, ये गोल्ड की फॉइल टूट गई, हाँ, और कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे ऐसे आ गए यहां इधर इस साइड, और उसने कम से कम 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करवाई, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल वापस 80 डिग्री पर वापस आ गए, कैसे, वापस 80 डिग्री पर ऐसे आ गए, वापस इस 80 डिग्री में, 180 डिग्री में, सॉरी 180 डिग्री से वापस आ गया, 180 डिग्री से एक अल्फा पार्टिकल क्या आ गया, वापस आ गया। तो ये उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको एक एक चीज को इनमें से एक्सप्लेन करूंगा। क्या लेड बॉक्स क्यों लिया था, क्या जरूरत थी लेड बॉक्स लेने की, लेड बॉक्स लेना इसलिए लिया क्यों, लेड जो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये अपन के बॉडी के लिए क्या होते हैं, थोड़े हानिकारक होते हैं। तो इन, और जो ये लेड क्या करता है, इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लो एक रूम है, उसमें सेटअप किया था एक्सपेरिमेंट का, तो उसने क्या करवाया, अब यहां साइंटिस्ट भी तो होगा ना साथ में, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहा तो वो भी खड़ा होगा, तो उसने इस गन को एक बॉक्स के अंदर सेट किया, बॉक्स के अंदर बाहर होता है, तो मतलब अल्फा पार्टिकल इधर उधर पूरे रूम में फैल जाते, तो फिर उस साइंटिस्ट को नुकसान हो जाता। तो उसने लेड का बॉक्स ले लिया, जो भी उधर उधर अल्फा पार्टिकल ऐसे कुछ उछल रहे थे, उनको लेड बॉक्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसने क्या किया, आगे एक स्लिट लगी, लेड की क्या लगी, एक स्लिट, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर चले जाए तो उनको नहीं, वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले भाई, वरना फिर रूम में अल्फा पार्टिकल फैल जाएंगे, तो और साइंटिस्ट वो वहां खड़ा तो उसको नुकसान होगा, तो इसलिए ये लेड स्लिट ली। फिर आगे गोल्ड की फॉइल ली, तो अपन गोल्ड की फॉइल ली, और उसमें इतनी गोल्ड की फॉइल को थिन करने की आवश्यकता की थी, क्यों थी, ऐसे बड़ी भी ले लेते, क्यों बेचारे गोल्ड को इतना पीटा गया, जैसे पीट पीट कर इतना सा पतला कर दिया। तो इसका रीजन एक ही था कि मुझे एक एटम की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है, क्या करनी, मुझे एक एटम की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी, तो मैंने इसको इतना मतलब ऐसा थिन किया, पतली कर दी गोल्ड की फॉइल की, यहां उसको एक एटम ही आ गया, कितना, ऐसे बहुत सारे एटम ऐसे गोल्ड के एटम ऐसे मिलकर उसकी फॉइल थी, मैंने तोड़ तोड़ कर उसको पीट पीट कर गोल्ड की फॉइल को इतना सा चपटा कर दिया, ताकि उस गोल्ड की फॉइल में ऐसे एक एक एलिमेंट से, वो एक एक एटम से बनी हुई। फिर मैंने क्या किया, आगे देखो, फिर जब ये अल्फा पार्टिकल्स, ये मैंने स्क्रीन क्यों ली,
ये फ्लोरोसेंट मटेरियल्स क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसा होता है, या कोई भी इस पर पार्टिकल्स को अपने से फेंकेंगे तो इसमें लाइट होगी, अपन को पता चलेगा। मैंने ये स्क्रीन लगाकर इस पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, प्रतिदीप्तिशील पदार्थ बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्तिशील पदार्थ। क्यों लिया? ताकि क्या ये मुझे ये पता चलेगा इस गोल्ड की फॉइल को टकराने के बाद मेरा अल्फा पार्टिकल्स कहां जा रहे हैं। भाई अल्फा पार्टिकल जा रहे कहां? तो मैंने आगे ये स्क्रीन लगा दी, तो अब ये अल्फा पार्टिकल यहां गया, तो यहां कुछ लाइट हो रही थी, तो मुझे पता चला कि यहां कुछ अल्फा पार्टिकल्स आ रहे भाई। फिर बाद में यहां लाइट हुई तो मुझे पता चला यहां कुछ अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स पीछे चले गए, और एक 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल्स कहां चला गया? वापस ऑपोजिट साइड में, जहां से आया उधर ही वापस चला गया। तो ये अब क्या, अब अगली बात है, क्या रदरफोर्ड के बाप के पास सोना ज्यादा था? क्या कारण है कि उसने सोने की गोल्ड की फॉइल ली? क्यों? एल्यूमिनियम भी है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। क्यों गोल्ड लिया? क्या कारण है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड लिया? यहां तो पहनने के लिए गोल्ड नहीं है, और वहां भाई साहब एक्सपेरिमेंट गोल्ड की पन्नी पर कर रहे हैं भाई। क्यों लिया? तो देखो गोल्ड एक हैवी मेटल होता है। क्या होता है? हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स होगा तो यानी कि भारी हैवी मेटल्स है, तो यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। और आपको पता ही है कि किसी एटम का मास अपन कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो जितना ज्यादा अंदर प्रोटॉन होगा तो उसके जो डिफ्लेक्शन के जो पैटर्न होंगे वो अच्छा पैटर्न मिलेंगे, विक्षेपण के जो पैटर्न मिलेंगे ना वो अपन को ज्यादा मिलेंगे। फिर दूसरी बात, यहां भाई साहब 16,000 किलोमीटर पर सेकंड से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं बहुत ही स्पीड से, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना गोल्ड की, वो बहुत ही शानदार होती है। यहां एल्यूमिनियम होता ना तो इतने 16,000 किलोमीटर पर सेकंड से अल्फा पार्टिकल यहां टकराते हैं ना तो एल्यूमिनियम की पन्नी फट जाती और पिघल जाती वो। क्योंकि भाई देखो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को अपन फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अंदर होगी, और काइनेटिक एनर्जी जब इसको एनर्जी इस पर टच करेगा अल्फा पार्टिकल तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस फॉइल को मिलेगी। तो फॉइल क्या हो जाती है? यहां एल्यूमिनियम की होती तो वो तो पिघल जाती। भाई एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है पिघल जाता है भाई, एक अपन चमाटा मारते हैं उससे अपन का गाल गर्म हो जाता है। और यहां से तो भाई साहब 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड से अल्फा पार्टिकल हो रहे, तो इसकी क्या हालत होती है? एल्यूमिनियम होता। फिर अगली बात, गोल्ड है ना वो मैलिएबल ज्यादा होता है, उसको कितना भी आप पीट कर ऐसे पतला कर सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम ज्यादा मैलिएबल नहीं होता। तो ये 3 रीजन थे एल्यूमिनियम की फॉइल लेने के लिए। समझ में आ गए होंगे आपको? वरना अपन तो एल्यूमिनियम की फॉइल ले लेते लेकिन नहीं लिए, क्योंकि गोल्ड फॉइल लेने के ये 3 ही रीजन है। क्योंकि गोल्ड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एक हैवी मैटर होता, और ये मैलिएबल ज्यादा होता है। मैलिएबल का मतलब इसको पीट कर ऐसे पतला कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को अपन इतना नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया होगा आपका एक्सपेरिमेंट। आगे देखो, अब क्या, अब उसको 3 पैटर्न मिले। अब जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स है ना, तो अब ये इस एटम के बारे में, अब अपन इस एटम के बारे में डिस्कस, मैं यहां से इस एटम को बाहर निकालूंगा। अब क्या करूंगा? इस एटम को बाहर निकालकर इस एटम पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले, क्या क्या प्रेडिक्शन मिले। तो देखो अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। तो यहां क्या हुआ? रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड कैरिड आउट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय द bombardment of high speed alpha particles on the foil of gold emitted from radius and gave the following observation which was based on his experiment। तो क्या गया? रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर उच्च गति वाले अल्फा कण की बमबारी करवाई। आपको पता ही थी कितनी गति थी? 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की। फिर प्रकीर्ण प्रयोग को अंजाम दिया, जो त्रिज्या से उत्सर्जित हुए निम्नलिखित अवलोकन दिए गए जो उनके प्रयोग पर आधारित है। रेडियस की बात, यानी कि यहां से इस एटम के, यहां से इस रेडियस से जो भी है डिफ्लेक्शन, जो प्रेक्षण के अपन को पैटर्न मिले, डिफ्लेक्शन हुए, उनके बारे में ये बता रहा है। आगे देखो, अब देखो ऑब्जर्वेशन। अब अपन बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की। क्या? तो मैं आपको यहां समझा रहा हूं उसने क्या, अब उस वो एटम के बारे में, एक एटम को मैंने वहां से एक एटम को बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा? वहां से एक एटम को मैंने बाहर निकाल, और मुझे यहां 3 पैटर्न मिले। कितने पैटर्न मिले? 3। टाइप 1 पैटर्न 1 नंबर, टाइप 1 में यह मिला कि जब वो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड की फॉइल से टकराए थे ना, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे चले गए। कैसे चले गए? ऐसे सीधे, ऐसे चले गए। तो इनका एंगल कितना हुआ भाई? डिफ्लेक्शन एंगल 0, क्यों? किधर भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए, जैसे टकराए वैसे आगे चले गए, तो एंगल तो हो गया यहां पर 0। समझ में आया? टाइप सेकंड एक पैटर्न मुझे ऐसा मिला था, टाइप सेकंड एक पैटर्न मुझे ऐसा मिला था। यहां अल्फा पार्टिकल आते 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 ऐसे ऊपर की तरफ चले गए। कैसे चले गए? ऊपर की तरफ। और थर्ड टाइप, एक टाइप मुझे ऐसा मिला,
एक टाइप ऐसा मिला, मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, इस टाइप को, ये टाइप ऐसा मिला। इसमें क्या हुआ, जैसा अल्फा पार्टिकल गया वैसे ये क्या आ गया बेटा, वापस आ गया। क्या आ गया, वापस। तो यहां एंगल कितना हुआ, सीधा जाता तो 0 डिग्री, ऑपोजिट साइड में आ गया तो एंगल कितना हुआ, यहां एंगल हुआ, इसका एंगल हुआ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ। तो इसका एंगल कितना हुआ भाई, जाता तो सीधा, जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन ऐसे गया तो इसका एंगल जो हुआ वो कितना हुआ, लेस देन 90 डिग्री। ये तीन मुझे उस एटम में पैटर्न मिले थे जब अपन ने वो अभी, हाँ यहां मैंने जब ये अल्फा पार्टिकल्स के डाले थे ना, तो मुझे तीन पैटर्न मिले। कुछ पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ 90 डिग्री से कम, और एक पार्टिकल्स ऑपोजिट साइड में चला गया। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो, अब यहां से क्या पता चलता है, अब यहां से क्या फाइंड आउट, अब आपको पता क्या, अल्फा पार्टिकल्स किसे बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम नाभिक को। जब हीलियम क्या होता है, हीलियम में से अपन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे ना, तो वो हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ही बचे। तो He+2 अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं, He+2। हीलियम +2 को क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब देखो यहां क्या है, यहां मतलब सीधा सीधा गया, यहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिला, यानी यहां पर कोई चार्ज नहीं। देखो आपको पता है, यहां पॉजिटिव चार्ज होता, यहां पर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो रिफ्लेक्ट हो जाता, क्योंकि एक ही टाइप के दो चार्ज पास में आएंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, और ऑपोजिट चार्ज होते तो क्या होता बेटा, अट्रैक्शन होता। तो यहां पर कुछ नहीं था, फिर यहां आया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। यहां क्या हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, यानी कि मुझे पता चला कि इस एटम के कुछ सेंटर में मुझे यहां पॉजिटिव चार्ज मिला। यहां क्या, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने बोल दिया इस सेंटर में, एक छोटी सी सेंटर के जगह में यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर रदरफोर्ड ने उसको न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, उसको न्यूक्लियस बोल दिया। फिर थर्ड पैटर्न को देखकर उसने बताया कि एटम एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब उसमें बहुत ही, सेंटर के न्यूक्लियस में बहुत ही ज्यादा है, इस जगह पर एक सेंटर के अंदर जहां प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में क्या हो जाएगा बेटा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। बहुत खतरनाक तरह का डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे पार्टिकल आया वैसे वापस चला गया। तो एंगल कितना मिला मुझे वहां, 180, 180 डिग्री का क्या मिला बेटा, मुझे एंगल मिल गया। समझ में आ गया होगा आपको, आया समझ में। तो ये तीन पैटर्न मिले। अब इन तीन पैटर्न का मतलब क्या हुआ वो मैं अपन अब समझो, और मैंने समझा दिया, लेकिन ये देखो, ये रिटन फॉर्म में अब देख लो। टाइप 1 पैटर्न नंबर 1, थीटा इक्वल टू 0, यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स फॉलो दिस पैटर्न, विच मींस द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज होलो। यानी कि इस पैटर्न को देखकर अपन बता रहे हैं कि यहां से ये कोई भी 99% अल्फा पार्टिकल्स से सीधे चले गए। इसका मतलब यह है कि यहां खोखला है, यहां कोई भी चार्ज नहीं है, ताकि उसको डिफ्लेक्ट कर दे। समझ में आया ना। तो इस पार्ट को उसने टाइप 1 पैटर्न को देखकर उसको बोल दिया कि ये खोखला पार्ट है। फिर देखो, अधिकतम अल्फा कण इस पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जिसका अर्थ है कि परमाणु का अधिकतम भाग क्या बेटा, खोखला है। ये एक ऑब्जर्वेशन उसने दिया था। अगला ऑब्जर्वेशन क्या दिया था, उसने बोला कि टाइप 2 थीटा इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री, यानी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स फॉलो दिस पैटर्न, विच मींस दैट द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस एंड दिस इज नॉन एज न्यूक्लियस। और उसने बोल दिया इसको कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स फॉलो इस पैटर्न, हिज मींस दैट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल, यानी कि एक छोटे सी जगह में पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या कंसंट्रेटेड है, तो उसे उसने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, न्यूक्लियस। तो देख लो, ये कुछ अल्फा कण इस पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जिसका अर्थ है कि परमाणु का पूरा धनात्मक आवेश बहुत छोटे से स्थान में केंद्रित होता है और इसे नाभिक के रूप में जाना जाता है। और आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और वो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूक्लियस का पूरा चार्ज देखे वो भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। अगली बात करें अपन टाइप 3 की। टाइप 3 की जो मुझे डिफ्लेक्शन का एंगल, विक्षेपण कोण मिला ना, वो मुझे 180 मिला। कितना मिला, 180, यानी कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स फॉलो दिस पैटर्न, विच मींस न्यूक्लियस इज ए रिजिड बॉडी। बहुत कम अल्फा कण इस पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जिसका अर्थ है कि नाभिक एक कठोर पिंड है। नाभिक एक कठोर पिंड है, क्योंकि
वहां बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको क्या मान लिया, रिजिड मान लिया। क्या बेटा मान लिया, रिजिड। तो ये मैंने आपके सामने मतलब रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल को, एक्सपेरिमेंट को मैंने आपके सामने पेश किया, एक्सप्लेन किया। और आपने ऐसे ढंग से कभी पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ही अच्छे लेवल का मैंने आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझा दे। यदि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आज तक आपने इस ढंग से नहीं समझा, इस पैटर्न के हिसाब से, तो आप क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर रदरफोर्ड के मॉडल में मुझे बहुत मजा आया पढ़ने में, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं पढ़ा। समझ में आ रहा है ना? तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं ऐसे आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी चीजें मतलब ढूंढ के लेके आऊंगा, ताकि आपको समझने में बहुत ही इजीली हो। जो आपका ये कमेंट ही है मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। क्या बेटा, मोटिवेशन। तो आपके मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप, तो मैं देखो आपके लिए भी तो अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। और मैं आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगा, जितने भी 10 चैप्टर है वो पूरा मैं 10 चैप्टर करवाऊंगा और एक बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं हूं। आगे देखो, अब देखो रिजल्ट। अब ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हैं, रिजल्ट आता है। क्या था बेटा, रिजल्ट आया था। उसने बोला, रिजल्ट दिया कि एटम हैज 2 पार्ट। क्या है, एटम हैज 2 पार्ट, यानी कि परमाणु के 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 2 भाग। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी ये मैं बना दिया एटम, और एटम का एक तो हो गया ये न्यूक्लियर पार्ट, और ये बाहर वाला क्या हो गया बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर पार्ट। और ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब देखो, न्यूक्लियर पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मास, नाभिक के भाग द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार होता। ये रदरफोर्ड ने बताई, और ये सही भी बात है। आज भी अपन यही मानते हैं कि जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उन्हीं से ही अपन उनके दोनों को ऐड करके ही अपन एटम का क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। तो एकदम राइट बात है, ये तो आज तक ही चलती है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइज एंड वॉल्यूम। जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, साइज और वॉल्यूम के लिए। और आपको पता ही है कि सेल्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स होती है, और सेल से ही अपन क्या निकालते हैं बेटा, रेडियस निकालते हैं। क्या निकालते हैं अपन, रेडियस निकालते हैं। अब देखो फिर आगे क्या बोला उसने, क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सोलर सिस्टम, कि यानी इलेक्ट्रॉन सौर मंडल की तरह नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व का मतलब क्या होना, चक्कर लगाना। जैसे आपको पता है ग्रह होते हैं ना, जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर, वैसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है बेटा, रिवॉल्व करता है, घूमता, चक्कर लगाता है। तो देख लो, तो प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमता है। ये बात हुई। फिर उसने साइज ऑफ न्यूक्लियस के बताई, उसने बताई साइज ऑफ न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी इसको 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 1 फर्मी। तो इसकी साइज बताई 10⁻⁻15, 1 फर्मी। और उसने साइज ऑफ एटम बताई, क्या बताई, साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन। क्या बताई, 1 एंगस्ट्रॉन। अब अपन दोनों का रिलेशन निकाले, मान लो कि यानी कि एटम की साइज न्यूक्लियस की साइज से कितनी ज्यादा है। तो वो देखो, तो मैं आप यहां बता रहा हूं आपको, साइज ऑफ एटम अपॉन साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी होगी वो। देखो साइज ऑफ एटम की साइज कितनी है बेटा, देखो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर अपॉन इसकी साइज कितनी है, देखो न्यूक्लियस की साइज कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। तो देखो अब ये जब ऊपर मीटर से मीटर तो कैंसिल आउट हो गया, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 10⁻15 पॉजिटिव हो जाएगी, और 15 में से 10⁻⁻10 चली गई तो पीछे क्या बचा, 10⁻5। क्या बची, 10⁻5। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एटम की साइज होती है ना, वो क्या होता है, देखो साइज ऑफ एटम, यहां लिख रहा हूं मैं रिजल्ट, साइज ऑफ एटम 10⁻5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यानी कि एटम की साइज है ना, वो न्यूक्लियस की साइज की 10⁻5 गुना ज्यादा है। समझ में आया नहीं आया,
तो ये कुछ मैंने इस रिजल्ट बता दिए थे, रदरफोर्ड ने रिजल्ट दिए थे कि एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आगे देखो, अब देखो ड्रॉबैक। देखो ड्रॉबैक एक्सपेरिमेंट क्या, तो कुछ ना कुछ तो उसमें चूक रह ही गई होगी। तो रदरफोर्ड के कौन से ड्रॉबैक है, तो रदरफोर्ड के दो ड्रॉबैक है। मुख्य ड्रॉबैक कितने, दो, समझ में आएगा, यानी दोष बात कर, रदरफोर्ड के दोष क्या है, हिंदी में बोले तो दोष। कितने दोष है, दो। देखो हुआ क्या, जब कोई भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करता है, रिजल्ट, जब वो रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है तो एक कॉन्फ्रेंस होती है। क्या होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। उसके सामने हजारों साइंटिस्ट बैठे रहते हैं और वो अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बारे में सबको एक्सप्लेन करता है कि बताता भाई मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मुझे ये रिजल्ट मिले। तो आप सबके सामने एक्सप्लेन करना होता है साइंटिस्ट को, ताकि उसमें से कोई गलती हो तो बता दे। तो उसने, रदरफोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसने एक्सप्लेन करने लगा। तो उस समय क्या थे, मेरे दादाजी भी उस कॉन्फ्रेंस में चले गए, उन्हें फिजिक्स बहुत अच्छी आती थी, और तो वो भी उस कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो क्या हुआ, उस रदरफोर्ड ने कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया और बोला कि अकॉर्डिंग टू विल बी रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। देन रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन होते ना जो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर। इतना ही बात बोली रदरफोर्ड ने, इतनी ही बात बोली। उसका दोष मैं वापस समझा रहा हूं। देखो दोष यह था, पहला दोष यह है कि रदरफोर्ड ने बोला था कॉन्फ्रेंस में, जहां मेरे दादाजी सामने बैठे थे, तो रदरफोर्ड ने बोला था कि बेटा, रदरफोर्ड ने बोला कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व। ठीक है बात। तो फटाक से मेरे दादाजी ने बोले, रुको रदरफोर्ड, आपने कुछ गलती की। आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर, यानी नाभिक के चार्ज पॉजिटिव होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो मैक्सवेल की थ्योरी यह बताती है, कोई भी पार्टिकल्स किसी अट्रैक्टिव फील्ड में रिवॉल्व करे तो वो लगातार एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करते हैं, एनर्जी का लॉस, ऊर्जा को लॉस करता है। तो ऐसा बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करेगा, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, एनर्जी का लॉस होगा। किसके, मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से। जब ये ऐसे रिवॉल्व करता आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होगा, रिवॉल्व करता 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 ऐसे तो नाभिक में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा नाभिक के चारों ओर, तो एनर्जी को इमिट करेगा, और जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा। तो फिर रदरफोर्ड की चुप्पी हो गई कि भाई अरे यार ये तो लफड़ा हो गया, कि अपन ने ये तो दिमाग लगाया ही नहीं, अपने ये तो रिजल्ट में बताया ही नहीं अपन ने कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार कोई भी नेगेटिव पार्टिकल्स किसी पॉजिटिव पार्टिकल्स के अट्रैक्शन में, यहाँ अट्रैक्टिव फॉर, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव हो गया, तो अट्रैक्टिव फील्ड में कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है। ये बात ये बोलता है मैक्सवेल। लेकिन रदरफोर्ड बोलता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन मैक्सवेल के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन ये घूमता हुआ न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा। तो ये चीज रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ में आया नहीं आया, ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पहला ड्रॉबैक था। अकॉर्डिंग टू द विल बी रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, देन द एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विल फॉल अपॉन द न्यूक्लियस बाय फॉलोइंग स्पाइरल पाथ। ऐसे स्पाइरल पाथ के रूप में इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद नाभिक में गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। फिर एटम की तो संरचना ही खत्म होगी भाई, फिर तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये बहुत बड़ा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, जिसको किसने पकड़ा, मेरे दादाजी, क्यों, वो बहुत ही फिजिक्स के ज्ञाता थे। ठीक है, अब आपको आपकी वो सिलेबस में नहीं, लेकिन ये फिर ये कंप्लीट किसने किया, ये दोष को कंप्लीट किसने किया, फिर आगे बोहर मॉडल आता, बोहर ने इसको समझाया, फिर बोहर ने इस दोष को खत्म करके एक्सप्लेन करके समझा दिया था कि बोहर ने, चलो मैं थोड़ा समझा देता हूं यहाँ। तो बोहर ने बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है ना, तो यहाँ दो टाइप्स के ऑपोजिट साइड में फोर्स लगते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कूलम्बिक फोर्स, और एक आउटसाइड में एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल लगता है। तो जो एक फोर्स नीचे लगेगा और एक फोर्स ऐसे ऊपर लगेगा,
तो इस इलेक्ट्रॉन को फिर क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। समझ में आ गया? तो बोर ने इस दोष को कंप्लीट किया था। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, कोई बात नहीं, चलो नॉलेज होना चाहिए। आगे देखो सेकंड ड्रॉबैक क्या था। सेकंड ड्रॉबैक था कि रदरफोर्ड ने, जैसे मैक्सवेल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को लॉस करेगा, तो अपन को स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, कंटिन्यूसली। स्पेक्ट्रम क्या होता है, यदि किसी आप लाइट को, एनर्जी लाइट होती, उस लाइट को प्रिज्म से आप पास आउट कराओगे और उसके बाद अपन किसी मतलब आगे स्क्रीन पर उसके पैटर्न को देखेंगे तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब जब उसने क्या कंटिन्यूसली मतलब एनर्जी रिलीज होगी तो अपन को स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड को तो लाइन स्पेक्ट्रम मिला, या और गले में आ गई रदरफोर्ड की, ये तो और मिस्टेक हो रहा है। तो ये दो मिस्टेक हुई थी रदरफोर्ड से, तो इसलिए दो ड्रॉबैक अपन मुख्य दो ड्रॉबैक पढ़ते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो देखो, द एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, देन स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस। स्पेक्ट्रम कैसा, कंटिन्यूस मिलना चाहिए था। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती रहेगी तो स्पेक्ट्रम निरंतर होना चाहिए, बट इन रियलिटी वी गेट ए डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमने वास्तविक में असतत स्पेक्ट्रम यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट किया था। तो ये रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक था। तो दोनों इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, ठीक है। तो आपको ये रदरफोर्ड का मॉडल या कंप्लीट होता है। तो रदरफोर्ड का मॉडल आपको समझने में अच्छा लगा, मजा आया, तो मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। क्वांटम नंबर, अब अपन पढ़ेंगे आगे क्वांटम नंबर क्या होते हैं। अब क्वांटम नंबर क्या काम आता है अपन को पढ़ने के लिए, क्यों जरूरी है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जानने के लिए अपन क्या होता है, क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। जैसे किसी घर की पोजीशन जान के, किसी मेरा घर कहाँ है, तो मैं मुझे ढूंढना है कि उसका घर कहाँ है, तो मैं पहले उसकी कंट्री कौन सी, फिर उसका सिटी कौन सी है, फिर उसका कस्बा कौन सा, फिर कस्बे के अंदर मैं घर ढूंढ लेंगे। वैसे मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो पहले मैं उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को ढूंढूंगा, मुख्य क्वांटम संख्या n यानी कोस। फिर मैं उसकी उपकोष सब सेल को ढूंढूंगा यानी कि l को। फिर मैं ढूंढूंगा उसके ऑर्बिटल्स को, कक्षक कौन सा, और कक्षक के अंदर ये बता देगा इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन की एक परफेक्ट पोजीशन बताने के लिए अपन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। चलो इसको एक एक करके क्वांटम नंबर को अपन डिस्कस करते हैं। आ जाओ भाई। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या, और इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किसे, स्मॉल एम से बेटा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और देखो, इसे किसने दी थी, बोर ने। क्वांटम, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने एक्सप्लेन किया था, बोर ने किया था। गिव नेम, साइज, एनर्जी ऑफ द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या काम आता है, अपन को क्या मतलब एक्सप्लेन करता है, क्या नॉलेज देता है, क्या जानकारी देता है। तो ये जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन जिस कोष से संबंधित होता है उसका नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, आकार उसका साइज बताता है, और ऊर्जा बताता है। यानी ये सेल की नाम बताएगा, सेल का साइज बताएगा, और कोष का क्या बताएगा, एनर्जी के बारे में बताएगा। तो अब क्वेश्चन पूछते हैं आजकल ऐसे कि मतलब क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको एक्सप्लेन करता है। तो आपके ऑप्शन में से दे रखे होंगे साइज, एनर्जी, सेल्स, आकार, ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल। किसी कोष में मैक्सिमम कक्षकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे भाई। कोई आपको n बराबर 3 दे दे, थर्ड कोष दे दे, तीसरा कोष, तो उसमें नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोष कितने होंगे, तो कैसा फाइंड आउट लगेंगे। उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, n स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। और अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इन ए सेल, एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे। और आपको ये जनरल नॉलेज होगा कि एक कोष में, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ कक्षकों की संख्या कितनी होगी, n स्क्वायर। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैं यहां क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2n स्क्वायर। और n इक्वल टू यहां क्या होता है, सेल नंबर, सेल नंबर, कोष की संख्या, कोष की संख्या। ये मैंने बता दिया आपको, ये होता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना किसने दी, ये आप क्या एक्सप्लेन करता है। और किसी सेल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या बतानी है तो n स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने किसी सेल में तो 2n स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, इजी है ना। चलो अब देखो, n बराबर 1 लेयर है, तो इसमें नंबर ऑफ, पहले मैं क्या निकालूंगा, कक्षकों की संख्या।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फिर अपन बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो n बराबर 1, कुछ सेल्स को अपन ने शुरुआत में ऐसे के एल एम, तो n बराबर 1 को अपन k भी बोलते हैं, कौन सी सेल k, n बराबर 2 को l भी बोलते हैं, n बराबर 3 को m, n बराबर 4 को n o, ऐसे k l m n o ऐसे भी अपन नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो n बराबर 1 सेल है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2n स्क्वायर। तो n बराबर 1 है तो मैं n की जगह यहां 1 लिखूंगा, तो 1 इसका स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि पहले सेल में एक ही ऑर्बिटल्स है। क्या बेटा, पहले सेल में एक ही ऑर्बिटल्स होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n स्क्वायर, यानी 1 यहां कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा 2। अब देखो दूसरी सेल्स की बात करें अपन, ये तो होगी पहले सेल की बात, अब दूसरी सेल की बात करें अपन, तो दूसरे सेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो 2 का और कितना होंगे बेटा 4 होंगे, कितने होंगे 4, और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कितने होंगे 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा 8। थर्ड सेल की बात करें तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे 9, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। फोर्थ सेल की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बेटा 16 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 32। फिफ्थ सेल की बात करें तो फिफ्थ सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2n स्क्वायर यानी 2 इंटू 25 कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएंगे 15, ये हो गए इलेक्ट्रॉन पहली सेल में, ये दूसरी सेल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, और ये फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर, इनका थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट को k भी बोलते हैं, सेकंड को l भी बोलते हैं, थर्ड को m n, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी आपको n बराबर 1 2 नहीं देकर आपको डायरेक्ट k l m दे दे तो फिर क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, दूसरी क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जिसे L से डिनोट करते, किसे डिनोट करते बेटा L से। ये किसने दी थी, ये सोमरफील्ड ने दी थी, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, देखो वो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या तो साइज के बारे में, सेल्स के बारे में और एनर्जी के बारे में रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन ये रिप्रेजेंट शेप ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ये क्या बताए, सबसेल की शेप बताएगी, उपकोष का आकार बताएगी। क्या बताएगी, उपकोष का आकार। सबसेल होती है ना, सेल के अंदर सबसेल होती है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या बताएंगे, उपकोष और कक्षीय कोणीय गति के आकार का प्रतिनिधित्व करता है, कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप देखो n बराबर 1 है, अब आपको l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि आपको n की वैल्यू दे रखी हो l की, तो वैल्यू ऑफ l विल बी फ्रॉम 0 to n माइनस 1 होगा। यहां क्या होगा बेटा 1 होगा, यहां हो जाएगा आपका 1, l नहीं होगा 0 to n माइनस 1 होगा। समझ में आ गया होगा, यहां क्या हो जाएगा 0 to n माइनस 1, यानी मैं यहां लिख दूं एक बार तो आप थोड़ा और डाउट में रह जाओगे, 0 से n माइनस 1 होता है, ठीक है बेटा। अब देखो n बराबर 1 है तो l बराबर क्या होगा 0, n माइनस 1 0, तो यानी l बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा इसके लिए। और कौन सी l बराबर 0, कौन सी उपकोष, s सब सेल के लिए, कौन सी होगी s सब से, s उपकोष। समझ में आ गया, l बराबर 0 किसके लिए होता है, s सब सेल के लिए। n बराबर 2 की बारी आई, n बराबर 2 की, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1, क्या होगी 0 और 1, और 0 तो आपको पता ही है कौन सी सेल के लिए होता है, कौन सी सब सेल के लिए, s के लिए, तो 1 किसके लिए वैल्यू होगी p सब सेल के लिए, p सब सेल के लिए। n बराबर 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, तो होगी 0 1 और 2 होगी। तो देखो l की 0 वैल्यू s सब सेल होती है, l की 1 वैल्यू होती तो p सब सेल होगी, तो l की वैल्यू 2 होगी, तो किसके लिए होगी s p d सब सेल के, किसके लिए d सब सेल के लिए। अब आता है n बराबर 4, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। अब आपको पता ही होगा कि l बराबर 0 s सब सेल, l बराबर 1 p सब सेल, l बराबर 2 होता है तो उसके लिए d सब सेल, और l बराबर 3 किसके लिए होगा f सब सेल के लिए, किसके लिए होगा बेटा f सब सेल के लिए। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, क्या आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, आपको L की वैल्यू ध्यान रखिए, तो L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, ये आपको ध्यान रखना S के लिए। L की वैल्यू 1 किसके होती है P के लिए। L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है D सब सेल के लिए।
L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है? F सब सेल के लिए। किसके लिए होती है? F सब सेल। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आपके क्वांटम नंबर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको ये नंबर आपको ध्यान होने चाहिए। कौन कौन सा है? L बराबर 0 S के लिए, L बराबर 1 P के लिए, और L बराबर 2 D के लिए, और L बराबर 3 F के लिए। तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए। तो ये थी आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलो आगे देखो, अब आपको क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। देखो अपने पिछले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो क्या पढ़ा था कि किसी कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? n स्क्वायर। अब यहां किसकी बात करें? किसी उपकोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। किसी आपको उपकोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2l+1। अब आपको किसी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, किसी सब सेल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है तो ऑर्बिटल्स कितने? 2l+1। इसका एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2l+1 तो क्या हो जाएगा? 4l+2 हो जाएगा। किसी आपको सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो आपको 4l+2 करना है। समझ में आ गया? अब अपन एग्जांपल करते हैं। L बराबर 0 है। क्या बेटा? L बराबर 0 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल L बराबर 0 है तो पहले तो मुझे उस सेल कौन, सब सेल कौन सी होगी? S। कौन सी होगी? S होगी। अब बात करें इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं तो ऑर्बिटल्स L की जगह यहां मैं 0 लिखूंगा तो 2 × 0 0 + 1 यानी कि एक ऑर्बिटल्स होगा। कितना होगा? एक ऑर्बिटल्स होगा। और एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो यहां मैं 0 लिखूंगा तो 0 हो जाएगा और 2 यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये तो होंगे ऑर्बिटल, कक्षक की संख्या, कक्षक की संख्या। ठीक है। अब बात करें अपन L बराबर 1 किसके लिए होता है? यानी कि S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल्स होता। आपको ये ध्यान में रखना है, तभी तो अपन S का एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब एक ही बॉक्स बनाते हैं ना। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब बात आई L बराबर 1। L बराबर 1 किस सब सेल के लिए होता है? L बराबर 1 किस सब सेल के लिए होता है? P के लिए। L बराबर, अपने देखो पिछली स्लाइड में जस्ट पढ़ा था, L बराबर 1 P के लिए होता है। तो यहां मैंने बात कर ली P सब सेल की। समझ में आ रहा है ना? L बराबर 1 P। अब इसमें कक्षा कितने होंगे? मैं यहां देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालूंगा तो यहां 1 लिखूंगा तो 2 × 1 + 1 2 + 1 3 हो जाएंगे। तो यहां मिले मुझे 3 कक्षक। कितने मिले? 3 कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आई। अब इलेक्ट्रॉन यानी 3 ऑर्बिटल्स मिले। P सब सेल में कितने ऑर्बिटल मिले? 3। अब यहां देखो, अब यहां मैं 3 की वैल्यू पुट करूं, कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 3 कक्षक। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 3 में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। अब देखो मैं L बराबर 1 लिखूं, यहां क्या लिखूं? 1। तो 4 × 4 + 2 6 हो जाएंगे ना। यदि इसमें L की 1 वैल्यू लिखोगे 4 × 1 1 4 + 2 6 हो जाएंगे। तो यहां आ गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपने P के लिए आप 3 बॉक्स बनाते हो या नहीं बनाते हो? यानी कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे भरते हैं, यानी कि इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में? और P में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। अब बात आई N बराबर 2, L बराबर 2 सॉरी L बराबर 2 किसके लिए होता है? अब अपने L बराबर 2 किसके लिए पढ़ा था? D के लिए। किसके लिए? D के लिए। तो मैंने यहां लिख दिया D सब सेल। अब इस D सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो रखो वैल्यू पुट करो, यहां 2 दूनी 4 + 1 5 हो जाएंगे। L बराबर 2 लिखूंगा तो 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएंगे। तो कितने होंगे बेटा? 5 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन, तो यहां वैल्यू पुट अप करो 2 4 × 2 L की वैल्यू 2 होती है ना D के लिए, 10 हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हो गया आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 10। यानी कि आप D के लिए ऐसे 5 ऑर्बिटल्स बनाते हो ना, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक में 2 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे भरते हो ना, तो ये कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 हो गए। देखो 2 4 6 8 10, ये इसमें 6 और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात आई L बराबर 3। L बराबर 3 किस सब सेल के लिए होता है?
तो अपन ने अभी लास्ट में पढ़ा था L बराबर 3 किसके लिए होती है? F के लिए। किसके लिए होती है? F के लिए। तो देखो कौन सी सब सेल हुई? L बराबर 3 है तो F सब सेल हुई। अब F सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो यहां रखो 3 रखो L की जगह यहां पर, तो कितने होते? 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो यहां रखो 7, L बराबर 3 यहां रखो, कितने हो जाएंगे? 4 3 12 और 2 14, 14 हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां कितना है बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन आए। इजी है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा। एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में देखो 1 कक्षक होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी सब सेल में 3 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सब सेल में 5 क्या होता है? 5 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ में 7 कक्षक होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया होगा? आगे देखो, अब यहां बनाए अपन, मान लो एफ के भी आपको बना के बता दो। एफ में अपन कितने ऑर्बिटल्स बनाते हैं? 7 बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और एक में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे भरते हैं, ऐसे। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, L √L कोष्टक L+1 h/2π। अब आप इस h/2π को ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली फॉर h हाइपन, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं मान लो आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। L S के लिए L बराबर 0 किसके लिए होता है? S सब सेल के। यदि S सब सेल का अपन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो उसका क्या आएगा? तो देखो √0 0 + 1 और h/2π। तो इसका क्या आ जाएगा? टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो L इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। समझ में आया नहीं? तो आप ऐसे वैल्यू पुट अप करके निकाल सकते हो। समझ में आया नहीं आया? आगे देखो। अब आई भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये किसके बारे में बताती है? ये आपको बताएगी ऑर्बिटल्स के बारे में। ये किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे। तो देखो, इट रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये कक्षकों के अभिविन्यास को दर्शाता है। और ऑर्बिटल्स आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपने ऐसा पॉइंट कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक अलग ही पॉइंट है कि कक्षक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के बादल होते हैं। क्या रियलिटी में एटम ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ऐसे S के 1 P के ऐसे 3 ऐसे बॉक्स बने होता है? नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। और उस क्लाउड को अपन समझने के लिए किसको, उसको बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया होगा? तो ऐसे बॉक्स वगैरह कुछ नहीं होता है एटम में, इलेक्ट्रॉन का ऐसा क्लाउड होता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, डॉट डॉट ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है। उस क्लाउड को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो अब देखो, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ L, तो M विल बी फ्रॉम क्या होगा? M विल बी फ्रॉम होगा -L से 0 से होते हुए +L की तरफ। यदि आपको L की वैल्यू दे रखी हो और M की वैल्यू निकालनी है तो फिर कैसे निकालो? और M क्या बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखो, अब आपको L बराबर 0 दे रखा है भाई, यहां एक एक करके दिखा रहा। L बराबर क्या होगा बेटा? 0 होगा। यानी कि S सब सेल की बात करें, किसकी बात करें अपन? S की। यहां लिख दूं मैं S सब सेल, S सब सेल। और S सब सेल में अब अपन M की वैल्यू निकालें तो M की वैल्यू क्या होती है? -L से 0 से +L की तरफ। तो यहां L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? तो M की वैल्यू भी यहां क्या हो जाएगी? M इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। यानी कि यहां एक ऑर्बिटल्स है। S में कितना ऑर्बिटल्स होता है? 1। समझ में आ गया होगा? अब बात करें अपन P की, L बराबर 1 की बात करें अपन, तो L बराबर 1 किसके लिए होता है? P सब सेल के लिए। किसके लिए होता है? P सब सेल के लिए, P उपकोष के लिए। अब यहां M की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? अब देखो यहां M की वैल्यू कितनी होगी? M की वैल्यू होगी आपके, देखो 1 है तो क्या होगा? -1 0 और फिर +1, ऐसे लिखेंगे अपन।
एम एल की वैल्यू 1 दे रखी है, तो एम की वैल्यू कैसे होगी, -l यानी कि -1, फिर 0, फिर +l यानी +1। तो कितने ऑर्बिटल्स मिले, यहां मिले एक ऑर्बिटल्स, यहां कितना मिला, 1 ऑर्बिटल यानी 1 कक्षक मिला। एम क्या बताता है, नंबर ऑफ कक्षक के बारे में तो बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है एम। तो यहां कितने मुझे ऑर्बिटल मिले पी में, 1 2 3, तो यहां मुझे कितने ऑर्बिटल्स मिले, 3 ऑर्बिटल्स मिले यहां पर। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बात करें अपन L बराबर 2, तो L बराबर 2 किसके लिए होता है बताओ, SP D सब सेल के लिए, D सब सेल के लिए। अब इसमें M की वैल्यू कितनी होगी, M निकालो इसके लिए, M इक्वल टू कितना होगा, देखो D इक्वल टू कितना है, -2 है, L इक्वल टू 2 है, तो M की वैल्यू क्या होगी, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर क्या हो जाएगी बेटा, +2 हो जाएगी। तो कितना, देखो -l से +l की तरफ जा रहे हैं ना, -l 2 दे रखा है l, तो -2 -1 फिर 0 +1 +2, तो कितने ऑर्बिटल्स मिले यहाँ देखो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल ऑर्बिटल्स यहाँ कितने होंगे बेटा, 5 कक्षक होंगे, 5 कक्षक होंगे, ऑर्बिटल्स यानी कक्षक, यानी कि मुझे डी में कितने, 5 ऑर्बिटल्स मिले थे। अब अपने पीछे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, लेकिन एम से ऐसे निकालते हैं। अब बात आई L बराबर 3 की। L बराबर 3 किसके लिए होता है बेटा, F सब सेल के लिए। किसके लिए होता है, F सब सेल के लिए, F उपकोष के लिए। तो अब यहां M की वैल्यू कितनी होगी, यहां M की वैल्यू कितनी होगी, तो M इक्वल टू यहां होगा, M इक्वल टू होगा -l से प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा, -3, पहला क्या आ जाएगा बेटा, -3, फिर क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर आगे क्या आ जाएगा, +2, फिर क्या आ जाएगा, +3। कितने ऑर्बिटल्स मिले मुझे, देखो ऑर्बिटल्स कितने मिले, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स मिले, यानी कि मुझे 7 कक्षक मिले। किस में, F सब सेल में, F सब सेल में मुझे 7 कक्षक मिले। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं M से, यदि आपको L की वैल्यू दे रखी है और आप M की वैल्यू निकाल के आप फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स। समझ में आया नहीं आया, चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट है स्पिन क्वांटम संख्या। ये क्या शो करती है, ये किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है ये शो करता है। तो ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव डिफरेंट एस वैल्यूज और 1 प्लस -1/2 एंड बोथ इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। किस में होता है, ऑपोजिट स्पिन में। ये बताता है कि एक ही ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। कैसे ऑपोजिट का मतलब, ये मान लो ऑर्बिटल्स है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे होगी। मान लो ऐसा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। राइट कौन सा, ये वाला ऑपोजिट स्पिन में होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए अपन कहां जाएंगे, पहले कहां जाएंगे, सेल में यानी कि कोष। फिर कोष के अंदर कहां क्या होता है, सब सेल, सब सेल यानी उपकोष। क्या होता है बेटा, उपकोष। और उपकोष के अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल यानी कि कक्षक होते हैं। और कक्षक के अंदर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कभी इस सेल्स को एक नाम और है, सेल्स को कभी कभी क्या बोलता है, ऑर्बिट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। कहीं आपको ये लफड़ा ना हो जाए, आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल को एक ही चीज समझ लो। कई बार डाउट में अपन हो जाता है कि ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटल्स, या इसमें शॉर्टकट में लिख दिया होगा ऑर्बिटल्स को ऑर्बिट, ये कक्षक ही है। नहीं, ऑर्बिट कौन होता है, ऑर्बिटल कक्षक होता है। ये ध्यान रखना, कई बार यहां गलती होती है। तो ये मैंने आपको क्वांटम नंबर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। समझ में आया नहीं आया। अब अपन आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो पहला क्वेश्चन क्या, इन एन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन द क्वांटम नंबर विल बी। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर +2, s बराबर +1/2 दे रखा है आपको। ये क्वांटम नंबर दे रखे चारों, और आपको क्या बताना, एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए
क्वांटम संख्या सही होगी। ये मान लो कोई एटम है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या होगी, सही होगी, क्वांटम नंबर है। तो देखो ये किसकी बात कर रहा है, n बराबर 3 यानी कि थर्ड सेल की बात कर रहा है। l बराबर 2, l बराबर 2 किसके लिए होता है, मैंने आपको बताया था, इसको याद रखना वो जरूर है। 0 1 l की वैल्यू आपको बहुत ही जरूरी है याद रखनी है। 0 किसके लिए होता है s, 1 किसके लिए p, 2 किसके लिए होता है d और 3 किसके लिए होता है f के लिए। तो यहां क्या करेंगे, l बराबर 3 दे रखा है, 3 किसके लिए होता है, f के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा 3, f के लिए। नहीं, l बराबर 2 दे रखा है, 2 किसके लिए होता है, d के लिए। तो मैंने यहां लिख दिया 3d लिख दिया। अपन d सब सेल की बात हो रही है, क्वांटम नंबर दे रखा है n बराबर 3, थर्ड कोर्स हो गया। l बराबर 2 यानी कि d सब सेल की बात हो रही है, मैंने 3d लिख दिया। अब आगे क्या दे रखा है, m बराबर +2 दे रखा है, यानी +2 का मतलब कितने ऑर्बिटल्स होते हैं d के अंदर, 5 होते हैं। कैसे, देखो l बराबर आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे निकालेंगे। तो ये 5 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5, और इसमें 5 में से कौन सा ऑर्बिटल्स दे रखा है आपको, ये ऑर्बिटल्स दे रखा है। क्या दे रखा है, ये ऑर्बिटल्स। समझ में आया नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, अब आपको s की वैल्यू दे रखी है +1/2, +1/2। मैंने आपको बताया था कि अभी लास्ट में यहां बताया था मैंने कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑपोजिट साइन में। तो इस मान लो इसकी +1/2 है, तो इसका स्पिन क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। समझ में आया नहीं। तो यहां किसकी बात हो रही है, देखो यहां बात हो रही है +2, तो मैंने समझ में आ गया कि ये एक ऑर्बिटल्स डी के, एक ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है, +m2 ऑर्बिटल है, डी का इस ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। और s बराबर 1/2 दे रहा है, इस ऑर्बिटल का जो स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या है, +1/2, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ गया होगा। देखो आपको पहले क्या है, n बराबर 3 थर्ड सेल है, l बराबर 2 दे रखा है यानी कि d उपकोष की बात कर रहा है। फिर उसने बोला कि m बराबर +2 यानी 5, m की वैल्यू 5 होती है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इस ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इस ऑर्बिटल्स की। और इस ऑर्बिटल्स के लिए s की वैल्यू उसने +1/2 दी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की बताई उसने। क्या बताई, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का ही होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही क्वांटम नंबर है। समझ में आ गया हो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे देखो, यदि l बराबर 3 है तो कक्षकों का प्रकार और संख्या है। l बराबर 3 है तो कौन सी ये सब सेल है और कितने इसमें कक्षक होंगे। तो देखो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, वापस बता दूं ताकि आपको याद हो जाएंगे। l बराबर 0 होता है, l बराबर 1, l बराबर 0 s के लिए होता है, 1 p के लिए होता है, 2 किसके लिए होता है, d के लिए, और 3 l किसके लिए होता है, f के लिए होता है, 3 किसके लिए होता है, f के लिए। अब आपको दे रहा है l बराबर 3 दे रखा है, तो l बराबर 3 कौन से, f सब सेल की बात कर रहा है। किसकी, अब सेल f सब सेल की बात कर रहा है। अब देखो, अब यहां f सब सेल तो यहां दो जगह ही है। देखो ये तो कैंसिल आउट है, इसमें 3d बात हो रही है, इसमें p की बात हो रही है, ये तो नहीं होंगे। अब यहां दो ऑप्शन है, एक तो 4f और एक ये 5f वाला। चलो और बातें करते हैं। अब f है सेल, कौन सब सेल कौन सी आपके पास, f सब सेल है। कौन सी है, f सब सेल है। अब इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, कितने होंगे ऑर्बिटल्स। तो मैंने आपको l की वैल्यू दे रखी हो और आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने, तो क्या फॉर्मूला था, 2l + 1 था, यही फॉर्मूला था ना। तो l की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसमें 3 दे रखी, 3 दूनी 6, 2 × 3 + 1 तो कितने आएंगे, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 7। तो फॉर f और ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 7। तो यहां देखो कहां है, 5f 7, ये वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। यहां देखो 14 ऑर्बिटल तो होते ही नहीं, 14 तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, f में 14 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल तो होते ही नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा, थर्ड आंसर राइट हो गया, 5f और 7 इसमें ऑर्बिटल्स हो गए। आगे देखो, इलेक्ट्रॉनों के लिए m का कुल मान क्या होगा, द टोटल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स n बराबर 4 है। द टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर द इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 है। तो उसके आपके लिए m की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी, पहले m की वैल्यू। तो देखो n बराबर 4 है, द टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 4 है, तो टोटल वैल्यू m किसकी बता दी है,
m नंबर ऑफ क्या हो जाता है ऑर्बिटल्स। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऑर्बिटल्स का फाइंड आउट करना कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर बताते हैं n। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 2, तो कितने आएंगे 16 ऑर्बिटल्स। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। देखो समझ नहीं आया तो वापस समझा देता हूं। द टोटल वैल्यू ऑफ m ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कितना होता है 4 दे रखा है आपको और 16 ऑर्बिटल्स होते हैं। आगे देखो फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर l बराबर 3 दे रखा है तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, l बराबर 3 दे रखा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे आपको फॉर्मूला दे रखा है 4l प्लस 2, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना l दे रखा हो तो क्या l कितना दे रखा है 3, 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन फोर्थ राइट है। l बराबर 3 दे रखा है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बतानी है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14। किसी l किसको सब सेल के बारे में बता दे और सब सेल में आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो ये फॉर्मूला आता है 4l प्लस 2। अब देखो कौन सा d ऑर्बिटल्स बाकी सभी d ऑर्बिटल से अलग आकार का होता है। मैं अब आपको d ऑर्बिटल्स के कुछ से बना के बनाता हूं। देखो d ऑर्बिटल में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों की मैं से बना रहा हूं यहां पर। ये होती है d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। ये होती है आपके डी एक्स वाई की। ये y ले लिया मैंने, इसको z ले, तो ये किसके लिए हो गया डी वाई जेड के लिए। ठीक है 3 तो ये आगे 2 मैं अगले पेज पर बना रहा हूं। एक ये हो गए तो एक्स वाई वाई जेड, ये आ गया आपके जेड एक्स, तो एक हो गया डी जेड एक्स। अब एक लास्ट कौन सा होता है, लास्ट ये वाला होता है। ये शेप होती है डी जेड स्क्वायर की। डी में डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होता है, ये पांचों की ऐसी शेप होती है। अब आपको इनमें से बताने की डिफरेंट कौन सी है सबसे डिफरेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या था अपन का, देखो क्वेश्चन है ये वाला कि कौन सा डी ऑर्बिटल्स बाकी सभी डी ऑर्बिटल से अलग है। ये किसकी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। ये देखो डी एक्स वाई की, ये क्या है डी एक्स डी वाई जेड की, और आगे आपको दे रखी है डी जेड एक्स और डी जेड स्क्वायर की। अब इन सब में से अलग कौन सी है, देखो ये सेम है, ये देखो इसकी जैसी कितनी है अपन के पास, देखो ये सेम ही है ना, सब ऐसे डबल डम्बल बना रखे हैं ऐसे सेम ही है। अब देखो अलग कौन सी है, अलग सिर्फ ये वाली है डी जेड स्क्वायर में, देखो एक ही डंबल है और फिर इसके ऐसे गोल गोल है, तो ये अलग है ना, डी जेड स्क्वायर वाली अलग है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, राइट आंसर होगा आपका ये वाला डी जेड स्क्वायर वाला। सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप देखो एक चीज आपने नोट की होगी, देखो डी जेड स्क्वायर एक ये वाला और एक वो मैं यहां पर बना रहा हूं, कौन से डी वाला बना रहा हूं, ये पीछे वाले देख लो कि एक मिनट हो, ये देखो ये देखो ये वाले, देखो ये अक्ष पर बने हुए ऑन द एक्सिस पर बने हुए। देखो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां पर बने हुए ऑन द एक्सिस पर, और बाकी के तीनों देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स तीनों क्या बिटवीन द एक्सिस बने, अक्ष के बीच में बने, निरक्षीय है। यानी कि ये तो देखो अक्ष पर बने अक्षीय है, ये अक्ष के बीच में बनी यानी निरक्षीय है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि डी ऑर्बिटल्स में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जो अक्ष पर बनते हैं। तो दो होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों का कैसे होता है एक्सिस पर बनता है, और बाकी के तीनों कौन सा बिटवीन द
एक्सिस पर बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां देखो, यहां एक मैं आपको पॉइंट लिखा देता हूं। देखो ऑन द एक्सिस पर कौन बनेंगे, ऑन द एक्सिस पर कौन बनेंगे भाई, ऑन द एक्सिस पर बनेंगे डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बिटवीन द एक्सिस पर कौन बनता है, एक्सिस के बीच में कौन से बनते हैं, तीनों। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये तीनों कहां बनते हैं, बिटवीन द एक्सिस पर, और ये दोनों कहां बनते हैं, ऑन द एक्सिस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दे रखा है आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या दे रखा है, n दे रखा है, और नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल। तो n स्क्वायर वाला कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्ट्रॉन विद द क्वांटम नंबर। ये आपको क्वांटम नंबर दे रखी है, और क्वांटम संख्याओं के साथ इलेक्ट्रॉन के लिए सही कक्षीय पदनाम कौन सा होगा, तो n बराबर 4 दे रखा, तो यानी कि 4, l बराबर 3 दे रखा, किसके लिए होता है, s p d f। l बराबर 3 किसके लिए होता है, f के लिए। तो मैं यहां रख दिया f बराबर 4। तो बस आगे देखना ही नहीं, यहां तक ही आंसर आ रहा है, तो 4f हो जाएगा आपका इसका ही आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर। आगे देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द m सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 24 इज। परमाणु संख्या 24 वाले तत्व के m कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। m कौन सा होता है, देखो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। देखो ये कौन सा होता है, k, ये कौन सा होता है, l, ये कौन सा होता है, m। यानी कि थर्ड सेल में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो आप कैसे बताओगे, तो इसके एटॉमिक नंबर चॉइस वाला है, तो उसका एटॉमिक नंबर लिख दो, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। कितने होंगे, देखो 6 4 10 हो गए, 6 और 4 10, 10 और 2 12 13। ये हो गया आपके चॉइस, ये क्या हो गया, चॉइस। लेकिन देखो एटॉमिक नंबर 24 कौन सा होता है, क्रोमियम होता है, सत्युग कर क्रोमियम। अब क्रोमियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि एक्सेप्शन में तो यहाँ 3D में कितने आते हैं बेटा, 5 आते हैं। क्या आते हैं, 3D में तो आता है 5, और यहां कितने आते हैं, 4s में आता है 1। देखो 3D में कितने आएंगे, 5, और 4s में क्या आ जाएगा, 4s में आ जाएगा 1। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब आपको पूछ रहे m सेल में, यानी कि थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो थर्ड सेल की बात करें, ये रहा, 3s में 2, 3p में 6, 6 7 8, 8 और 5 कितने होंगे, 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बेटा, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन बोल रहा है, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 24, 24 के m थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दो उसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये इसका क्रोमियम का होता है, आपको पता ही है 24 क्रोमियम होता है, और क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। तो अब चेक कर लो, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, यहां 2, 3p में 6 और 3d में 5, तो कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। अब देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस में होगी, फेरिक की बात करा, सत्यु कर्मन फे को निकीजन 26 एटॉमिक नंबर है, 26 की बात हो रही है, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ भाई। शॉर्टकट में लिखे ऑर्गन 18, 3d6, 4s2। ये किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, Fe का। किसका होता है, देखो 18 और 2 20 और 6 हो गए 26। अब आप बात कर Fe+2 में देखें, Fe2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ऑर्गन 18, 3d6 हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाली सेल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब बात हो रही है Fe+3 की बात करें अपन, Fe+3 का क्या हो जाएगा, ऑर्गन 18, 3d क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d5। क्यों, देखो 3 इलेक्ट्रॉन जाने इसमें से, तो 2 और 1 3 यहां चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 3d5।
अब बात हो रही है Fe+4 की। ऑर्गन 18 3D कितना होगा बेटा? अब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन गायब करने, Fe4 यानी इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां चले गए, 2 यहां, तो यहां कितने बचे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित। तो अब देखो इस डी की बात करें, इसमें देखो इसकी बात करें, डी में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक पहले एक एक भरेंगे अपन, 5 और ये 6। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, तो इसमें तो होंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां बात करें इसकी, देखो इसमें 3d5 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और पांचों कैसे बेटा? अनपेयर्ड है, तो यहां हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें बात करें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और चारों ही क्या है? अनपेयर्ड ही होंगे। 1 2 3 4 5, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना। 1 2 3 4, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं वो सारे रूल लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखो यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? ये रहे 5। 5 कौन सा है? किसमें? Fe+3 में, तो Fe+3 कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? आगे देखो, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या अभिव्यक्ति करता है। उपकोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4l+2, अभी अपन ने ये पढ़ा था 4l+2। रदरफोर्ड प्रयोग सिद्ध है। रदरफोर्ड प्रयोग किसके लिए? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव किसको प्रूव करता है? न्यूक्लियस को। किसको प्रूव करता है? ये न्यूक्लियस को प्रूव करता है। आगे परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? परमाणु का नाभिक यानी कि बात करें अपन इस न्यूक्लियस की बात करें, ये किससे बना होता है? इसमें 2 ही चीज होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, फर्स्ट ऑप्शन राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? राइट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन गलत, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया, तो बाकी तो सब गलत ही है। तो समझ में आ गया होगा कि नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। चलो तो आज का लेक्चर अपन यहीं कंप्लीट करता है। तो सेशन शानदार लगा आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और इस क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सबका भला होगा तो अपना भला होगा। समझ में आ गया ना? ओके, थैंक यू।